एक ऑनेस्ट आंसर दो। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि लॉ का आंसर आपको अभी लिखना है, तो आप में से कितने बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे? अगर आपका आंसर है यस, तो ये वीडियो आपके लिए किसी काम की नहीं है, और अगर आपका आंसर है नो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी लोगों को। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपने सब कुछ लर्न कर लिया है, पर सिर्फ मैम लॉ में लर्न करने से नहीं होगा, आपको लॉ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पेन को चलाने के लिए। अदरवाइज आपका एग्जाम में पेन नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अगर सपोज करो आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया विच इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आईसीआई, ये वीडियो देखो सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है, क्योंकि दोनों में ही आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उस डायरेक्ट क्वेश्चन का कोई सेक्शन याद है, किसी भी एक्ट का हो, वेदर इट इज फ्रॉम कंपनीज एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से हो, या फिर आपसे फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में से कुछ पूछा गया हो, या पार्टनरशिप एक्ट से आपसे कुछ भी पूछा है, तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में सेक्शन याद है, तो आप सेक्शन नंबर लिखिए, अगर आपको याद है तो। और अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है ना बच्चों, तो फिर आप सिंपली लिख दीजिए एज पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, या फिर एज पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आपको सेक्शन याद है, करेक्ट याद है, तभी आप सेक्शन नंबर कोट कीजिए, गलत सेक्शन नंबर आप नहीं लिख के आएंगे। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड, आपको क्या करना है, जो भी आंसर आपका वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। देखो, ऐसा आईसीआई ने कहीं नहीं बोला है कि आंसर जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में होना चाहिए। आईसीआई के हिसाब से अगर आपका आंसर पैराग्राफ में भी होगा तो ओके है, पर अगर आपने आंसर्स को पॉइंट फॉर्मेट में रख लिखा है, तो चेकर के लिए इट इज ईजी कि वो आपके आंसर्स में कीवर्ड्स ढूंढ के जो भी उसको चेक करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको बताना चाहते हो क्वेश्चन में, वो सारी उसको मिल जाएगी, तो उसके लिए कन्वीनियंट बढ़ जाता है, और वहीं पे वो आपके पूरे आंसर को रीड करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि सीए इंटर में तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपको केस स्टडी ही मिलेंगे, और इवन आजकल आईसीआई सीए फाउंडेशन में भी केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा देने लग गई है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली कम देती है। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे क्या करते हैं, अगर सपोज करो आईसीआई ने ये पूछा है कि बताओ कंपनी के मैनेजर ने ये सही किया है क्या, सपोज क्वेश्चन ये है कि कंपनी ये पूछ रही है, आईसीआई ये पूछ रहा है कि कंपनी के मैनेजर ने ये चीज सही करी है कि गलत करी है, तो बच्चे क्या लिख देते हैं, यस कि मैनेजर इज राइट, और फिर लिख देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, पूरा केस स्टडी जो पूरा क्वेश्चन में दिया होता वही लिख देंगे। आपसे आईसीआई ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं करती है। अगर आप ऐसा आंसर लिखोगे तो इट्स एन अनप्रोफेशनल आंसर, जिसके मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले जिस भी एक्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है उसके सेक्शन का रेफरेंस देके लॉ में क्या लिखा है वो बताना है आपको। आपको लॉ के हिसाब से ही बताना है कि एज पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लॉ में ऐसा लिखा है कि आप ये सारी चीजें मैनेजर को करना अलाउड है, और ये सारी चीजें मैनेजर नहीं कर सकता। जो भी लिखा है लॉ में, आप सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद जब आपने लॉ में जो लैंग्वेज थी, लॉ में जो कीवर्ड्स थे वो लिख दिया, उसके बाद आप किधर मूव करेंगे, एनालिसिस पे। अब देखो, एनालिसिस में मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं एनालिसिस लिखने में। बच्चे क्या करते हैं एनालिसिस लिखने में, कि जो पूरा आईसीआई का क्वेश्चन होता है, पूरा आईसीआई ने जो केस स्टडी बना के दिया है, वो पूरा का पूरा केस स्टडी ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं कि राम ने शाम को इतने पैसे दिए, शाम ने इसके बदले में गुड्स बेचे, इसमें से इतना पेमेंट आ गया था, इतना पेमेंट बाकी है। ये सारी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये लिख रहे हो कि इतना पेमेंट तो इस दिन आया था, इतना पेमेंट इस दिन आया था। देखो, आईसीएआई ने आपको क्वेश्चन दिया है, तो उनको पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो आप पूरा क्वेश्चन मत लिख के आओ एनालिसिस में। आपको एनालिसिस में क्या करना है, जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको लगता है कि आपके आंसर में आना चाहिए, आपको वही लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो एनालिसिस आप जितना कम क्वेश्चन में से चीजें लिखोगे उतना बेटर रहेगा। सिर्फ आपको 2 to 3 लाइंस आपको पिक करनी है क्वेश्चन में से, जिसके बेसिस पे आप प्रोविजन और जो क्वेश्चन है उसको रिलेट करके बताओगे कि मैनेजर ने जो किया है वो सही किया है, गलत किया है, वैसा आपको करना है। ठीक है, एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। और कंक्लूजन में आपको बता दूं, कंक्लूजन में भी बच्चे क्या करते हैं, कितनी बार 6-7 लाइन का कंक्लूजन लिख देते हैं। आपको कंक्लूजन 6 to 7 लाइन्स का लिखना ही नहीं है। कंक्लूजन शुड बी मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 लाइन्स।
और अगर आपको कभी कंक्लूजन ज्यादा लिखना है तो इट शुड बी 3 to 4 लाइन्स, इससे ज्यादा आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि मैनेजमेंट ने सही किया है, गलत किया है, और सही करना, अगर सही उसको करना होता तो उसको क्या करना चाहिए था, दैट शुड बी योर कंक्लूजन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आया है तो आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, और अगर केस स्टडी बेस्ड आया है तो आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। थर्ड आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो इवन एग्जाम में मैं भी करती थी लॉ में, आपको जो भी लैंग्वेज है, जो भी कीवर्ड्स है, मैं लैंग्वेज नहीं बोलूंगी, मैं कीवर्ड्स बोलूंगी, आपको लॉ में कीवर्ड्स याद होने चाहिए। कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए और आपको कीवर्ड्स एग्जाम में अंडरलाइन करके आना है। देन होगा क्या उस केस में, आप अगर कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे तो चेकर डायरेक्टली आपकी कॉपी में कीवर्ड्स की तरफ जाएगा, और जब उसको लगेगा कि कीवर्ड्स में सारे पॉइंट कवर है तो वो आपकी लैंग्वेज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेगा, जो आपको लगता है कि लैंग्वेज मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स को फोकस करके उसको अंडरलाइन करना है, इवन आपको कीवर्ड्स लर्न करने हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट डाउट कुछ बच्चों का ये आता है कि मैम अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो कितना लिखे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है हमको, 5, 6, 7 कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस भरने हैं, कितना लिखना है, ये आप बता दीजिए मैम। देखो, मैं तुमको सिंपली बोलती हूँ, 3 to 7 मार्क्स में आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने पेजेस में आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन 3, 4 मार्क्स का भी है और आईसीआई ने कोई क्वेश्चन पूछा है, सपोज करो आईसीआई मॉड्यूल में उसमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे क्लास 12th वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट ही लिखने, नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन टू आपको 6 पॉइंट अगर आईसीआई मॉड्यूल में दिए हैं तो आपको 6 ही लिखने हैं। ठीक है, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और सपोज करो आईसीआई मॉड्यूल में उसमें सिर्फ 4, 5 लाइन ही दी हुई है और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या लिखूँ 7 मार्क्स क्वेश्चन में, तो राइट दैट 4 to 5 लाइन्स जो आपको याद है वो तो आप लिखेंगे, इसके साथ एड ऑन में आप क्या करके आओ, एक एग्जाम्पल भी लिख के आ जाओ, तो उससे क्या होता है आपके आंसर का वैल्यू बढ़ता है। तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ पेजेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितना रेलेवेंट आंसर है उतना आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए आज से ही आपको क्या करना है, एक हैबिट डेवलप करनी है। एक आज से ही मैं आपको बोल रही हूँ, आपको एक हैबिट डेवलप करनी है, आपको चीज़ों को रिकॉल करना है, प्लस आपको इसके साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब आपको क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ पढ़ी तो आप उसको पढ़ के लर्न कर लो, कॉपी बंद करो और कॉपी बंद करके फिर आप उसको लिखो। अगर आप उसको लिख पा रहे हो आंसर को, और आप अपने आंसर को आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करो, अगर आपको लगता है कि आपने आंसर काफ़ी अच्छा लिखा है तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हो रहा है। पर अगर आपका अभी भी आंसर राइटिंग उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो आप और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए, तो आपके आंसर्स बेटर आएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको खुद लगेगा कि अब लॉ में लिखना जो है वो बहुत ईजी हो गया है। तो आप मेरी चीज़ ये बिल्कुल ध्यान रखें, आप लॉ में सिर्फ लर्न मत कीजिए बच्चों, लॉ में लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अकाउंट्स में लिखते हो। आप अकाउंट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के काम नहीं करते हो ना, आप अकाउंट्स में लिखते हो। तो सेम चीज़ लॉ में भी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।